हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर चुके थे थ्योरेटिकली, ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो जिनके पास बुक है वो बुक निकाल लीजिए, बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर जो 1 है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो क्या है, ध्यान से सुनिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आर 50 वोल्ट अपॉन मीटर एंड 300 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। कि पॉइंट चार्ज की वजह से आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फॉर चार्ज, और जिस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो आपको निकालनी है। बच्चों, पॉइंट चार्ज के लिए जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, वो है 50 वोल्ट अपॉन मीटर, और जो पोटेंशियल दिया हुआ है V, वो है 300 वोल्ट, और वो डिस्टेंस D या R जो भी आप कहना चाहोगे वो आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल बात, सुनिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद सोच सकते हो उसको। कि एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के लिए आपको E दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल आपको दे रखा है, और डिस्टेंस आपको चाहिए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला बहुत सरल तरीका है बनाने का। एक ब्लॉक में बना दूं, अच्छा लगे तो लिख लेना, नहीं तो क्वेश्चन से मतलब है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपॉन आर। क्लियर? तो इसमें आपको अगर ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा E। तो जो फॉर्मूला बनेगा ना, V इज इक्वल टू E इंटू आर बनेगा। जो फॉर्मूला है वो ये है कि वोल्टेज में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, वोल्टेज। सॉल्व करो चलो इस क्वेश्चन को। जा ठंडा है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज आ जाएगा। आप डी ले रहे हो, डिस्टेंस डी कर देना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो फॉर्मूला है वो ये है, बी इज इक्वल टू ई इंटू डी ले लो चलो आप, और यहां से आप क्या निकाल लो, डी निकाल लो। तो डी का आएगा V अपॉन E। तो D इज इक्वल टू बी कितना है 300, और ये कितना है 50। 0 से 0 कैंसिल, और 5 से 30 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि आपने एम केस में वैल्यू जमाई है, तो डिस्टेंस भी एम केस में ही निकल करके आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो ढंग से, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E दिया हुआ है, उसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपको V दिया हुआ है, और डिस्टेंस वो आपसे जानना चाह रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है उसकी। नोट करो चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट नोट करें, ठीक है जी। स्क्रीन पॉज करके आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन समझते हैं, समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 4 चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन फिगर। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये लो पहले डायग्राम बना दें। एक स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, ये A, B, C और D दिए हुए हैं। यहां चार्ज हैं बच्चों प्लस Q, माइनस Q, एंड दिस इज माइनस Q। ये डायगोनल और ये डायगोनल, और ये सेंटर है आपका O। क्लियर है भाई, यहां तक है ना। अब पढ़िए आगे। 4 चार्ज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन फिगर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हर स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं। कंसीडर
दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बी। इस कंडीशन के अंदर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ई, यहां होगा, देखते हैं क्या होगा, और पोटेंशियल कितना मान लिया हमने वी। इस कंडीशन में इफ द चार्ज प्लेस्ड ऑन ए एंड वी आर रिप्लेस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट सी एंड डी, देन मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान सुनिए, मैं आपको थोड़ा इजी करके सुनाता हूं। ये कंडीशन है बच्चों, इस कंडीशन के अंदर सेंटर पे कुछ पोटेंशियल है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं ए और बी पर जो चार्ज हैं उन्हें सी और डी से रिप्लेस कर दूं, कि ए और बी पे प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, माइनस क्यू ले जाऊं ऊपर, प्लस क्यू ले जाऊं नीचे, मतलब मैं ये वाला डायग्राम बना दूं, अगर ध्यान से देखना, नाम तो वही रहेगा अभी, ए बी सी डी, हेयर माइनस क्यू, यहां कर दें बच्चों प्लस क्यू, ये इसके डायगोनल ही होंगे। तो कहना चाह रहा है कि इस सेंटर पे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्या है कि पहला डायग्राम बना हुआ है आपका, ठीक है भाई, इसमें सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पोटेंशियल कितना है वी। अगर मैं ए और बी के जो चार्ज हैं उन्हें बी और सी और डी से रिप्लेस कर दूं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कुछ क्या क्या ऑप्शन होंगे, ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं बहुत सुन लो एक बार आप। E remain constant but V change, E and V both change, E and V both remain constant, E change but V remain constant, मतलब जानना चाह रहा है कि E चेंज होगा कि V चेंज होगा कि दोनों चेंज होंगे कि दोनों चेंज नहीं होंगे, इस तरह की जानकारी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बात करता हूं पोटेंशियल की, इजी वे में बिल्कुल। देखो बच्चों, यहां आपको पोटेंशियल देखना है सेंटर पे, तो सेंटर पे कितने पोटेंशियल होंगे, 4। इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, एक एक करके बात करता हूं। सेंटर पे मैंने देखा कि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये चारों चार्ज जो ए बी सी और डी पर रखे हुए हैं ये कोई ना कोई पोटेंशियल बनाएंगे। तो यहां जो टोटल पोटेंशियल होगा, देखो वो देखो, ए से डिस्टेंस, बी से डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस और डी से, ये चारों डिस्टेंस बराबर होंगी। पहली बात तो भाई पता है ना आपको कि जो स्क्वायर में साइड अगर ए है तो डायगोनल रूट 2a होगा, और सेंटर से सी जो कॉर्नर है उनकी डिस्टेंस डायगोनल का आधा, मतलब a/√2 होगी। चारों OA, OB, OC, OD डिस्टेंस बराबर है, चारों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान से देखिएगा। तो चारों जो पोटेंशियल होंगे वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। चाहो तो पूरा करके दिखा दूं। ओ पर पोटेंशियल चाहिए भैया, तो ओ पर ए का इफेक्ट होगा, बी का इफेक्ट होगा, सी का इफेक्ट होगा और डी का इफेक्ट होगा। बात करूं ओ के पोटेंशियल की, ए पे चार्ज पॉजिटिव है तो वोल्टेज प्लस में आएगा KQ अपॉन डिस्टेंस। अगर मैं साइड को ए मान लेता हूं बच्चों, तो डायगोनल √2a गुना √2a होगा, और कॉर्नर की सेंटर से डिस्टेंस उसकी हाफ, √2a में 2 से डिवाइड कीजिए आप, a/√2 आएगा, डिस्टेंस a/√2। यही बी का रहा होगा। सी नेगेटिव चार्ज है और डी नेगेटिव चार्ज है। कुल मिलाकर के जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 0, है ना। और वोल्टेज ध्यान से देखें तो यहां भी तो 0 ही है भैया, वोल्टेज में कोई डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये नेगेटिव, ये जितना नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बात आपको समझ में आई शायद कि वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, एक निष्कर्ष तो ये निकल गया कि V इज कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मैं चार्ज को आपस में रिप्लेस कर दूं, ए और बी पे जो चार्ज हैं उनको बच्चों में सी और डी के चार्ज से अगर रिप्लेस कर दूं तो V तो कांस्टेंट रहेगा, V पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चर्चा करते हैं बच्चों E के बारे में, ठीक है ना। चर्चा करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखना, ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपल्स करता है हमेशा, है ना, और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो इस पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे होंगे ड्यू टू ए एंड बी, सी एंड डी। तो ए रिपल्स करेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा आपका ए का इफेक्ट, ये बी पॉजिटिव है, ये भी इसको रिपल्स करेगा, इधर आ जाएगा। सी नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इसको,
और डी नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इनका रिजल्टेंट कहीं यही तो आएगा इस तरीके से, हाँ है ना। इस कंडीशन में नजर देखना, ए नेगेटिव है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये बी नेगेटिव है ये भी अट्रैक्ट करेगा, सी पॉजिटिव है ये रिपल्स करेगा, और डी पॉजिटिव है ये भी रिपल्स करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं ऊपर आएगा। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं काफी टाइम लग जाएगा, जरूरत भी नहीं है। खैर मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि देखो थोड़ा हल्का हल्का समझ लो बोलिए आप चाहो तो, जितनी वैल्यू ई ए की है उतनी ई बी की है, उतनी ई सी की है, उतनी ई डी की है, क्योंकि चारों डिस्टेंस बराबर हैं, चारों चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। सपोज इनकी वैल्यू ई मान लीजिए, आप हल्का हल्का देख लो चाहो तो आप, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी सबकी वैल्यू आप ई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल्स। तो देखो बच्चों इधर आया 2e और इधर आया 2e और 90 डिग्री पर और है, तो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2√2e, √2 टाइम आता है उसका 2e का, और ये भी 2√2e ही आएगा। डिफरेंस किस चीज का आया बच्चों, डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन डाउनवर्ड थी और चार्ज को रिप्लेस करने से डायरेक्शन कैसे हो गया, अपवर्ड। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज होने पर उसे बदला हुआ माना जाएगा। तो ई बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज। चूंकि पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है ही नहीं है, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहा, बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, और चेंज में केवल डायरेक्शन चेंज हुई, याद रखना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। तो आंसर क्या होगा कि V रिमेन कांस्टेंट बट E चेंज, E में चेंज आएगा और B कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नोट कर लीजिए ढंग से, चलो पूरा लिखो अच्छे से। ठीक है ना, नोट कर लो, स्क्रीन वगैरह पॉज करके जैसा आपको उचित लगता है आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का पोटेंशियल 200 वोल्ट है। देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट। एक इलेक्ट्रॉन को आपको इनफाइनाइट से लेकर आना है उस पॉइंट तक, उसमें वर्क डन कितना आएगा। देखो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। आप इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन को लेके आए तो चार्ज जो है वो -1.6 है, 10⁻⁻19 कूलम, और उसमें बच्चों कितना वर्क डन होगा ये आपको निकालना है। सिंपल है। वोल्टेज की डेफिनेशन है V इज इक्वल टू W/Q। तो यहां से जो W भाई साहब आए ये आएगा QV, देन W इज इक्वल टू Q की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V की वैल्यू है 200। तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा कितना, माइनस। अब कई तरीके हैं, देखो ये आंसर तो आएगा जूल में, ऑप्शन कैसे दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर सेट कर लेते हैं। आंसर जूल 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 में दिया हुआ है भाई ना, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 1.6 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3.2 तो ये आ गया, और 10⁻20 और ये -17 रह जाएगा जूल। तो जो वर्क डन है आपका वो है -3.2 इंटू 10⁻⁻17 जूल। बहुत इजी क्वेश्चन रहा, क्लियर है, नोट करो चलो जल्दी से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिखो जल्दी से चलो। पोटेंशियल आपको दिया हुआ था, चार्ज बताई दिया उसने, इलेक्ट्रॉन को लेकर आए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो, और उसमें कितना वर्क डन रहा होगा वो मुझे निकालना था। तो मैंने V इज इक्वल टू W/Q से वो वर्क डन निकाल लिया बच्चों, ठीक है, नोट करो चलो।
नेक्स्ट, इसको भी साफ कर देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पढ़िए। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर एट द सेम पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल पर है भाई। दो चार्ज कंडक्टर हैं, ये लो ये ले लो, पहले की रेडियस r1, दूसरे की रेडियस r2, सेम पोटेंशियल पर है। इसका पोटेंशियल आप v1 मान लीजिए, कितना मान लीजिए v2, तो v1 और v2 इक्वल है बच्चों। बात को आगे बढ़ाते हैं। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करवा रहा है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा 1 मान लीजिए, इसकी सिग्मा 2 मान लीजिए, तो आपको सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने बच्चों चैप्टर नंबर 2 में देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करवाता है, k अपॉन आर स्क्वायर इन टर्म ऑफ चार्ज एंड इन टर्म ऑफ सरफेस डेंसिटी इट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद होगा आपको। तो मैं अगर बात करूं कंडक्टिंग स्फीयर की, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर में जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों KQ अपॉन आर, हाँ या ना, KQ अपॉन आर, ठीक है ना। स्मॉल आर दिया तो स्मॉल आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस के रूप में। बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये है इन टर्म ऑफ चार्ज, पर यहां जो जानकारी ले रहा है सिग्मा की बात करवा रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो इसी फॉर्मूले को हमें सिग्मा की टर्म में लिखना है। कैसे बच्चों, वी नो दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो यहां से जो क्यू आएगा वो आएगा सिग्मा ए, तो क्यू की जगह सिग्मा तो है ही, और ए स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर पुट कीजिए क्यू की जगह पे, तो वी कितना निकल के आएगा के, क्यू की जगह पे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, आर ने आर कैंसिल कर दिया, तो जो वोल्टेज का फॉर्मूला निकल के आया वो आया के सिग्मा 4 पाई आर। अब देखो अपना दिमाग लगाइए भाई, अगर आपको वोल्टेज चाहिए इन टर्म ऑफ चार्ज तो आपका फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर, और अगर आपको वोल्टेज चाहिए इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आपका फॉर्मूला होगा के सिग्मा 4 पाई आर। दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, आप कुछ नहीं है इसमें, क्या है, कई तरीके हैं खैर इसको करने के, लेकिन ये सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। बोल रहा है कि V1 और V2 इक्वल है, तो वैल्यू जमाइए। V1 की वैल्यू कितनी है, के सिग्मा 1 4 पाई R1, और दूसरे की बात करें तो के सिग्मा 2 4 पाई R2। के ने के को मारा, 4 पाई ने 4 पाई को भी मारा, और यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की, जो आएगी बच्चों R2 अपॉन R। बात समझ में आई सबको। पहला मेथड तो ये है, इसको दूसरे मेथड से भी कराऊंगा, पहले आप ये पहला मेथड देखें। सबको समझ में आ गया ना। दो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर थे और चर्चा कर रहा था कि कंडक्टिंग स्फीयर पर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, तो रेशियो क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो मैंने वोल्टेज के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला है चार्ज की टर्म में। आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करवा रहा है तो मैंने क्यू को हटा करके ये इस तरीके से किया है ना। मेथड नंबर सेकंड क्या कहता है इसका वो भी समझ लें आप, देखो ध्यान से, यहां देख लें इसको ना, जो भी आपको अच्छा लगे उसे लिख लेना। ये कह रहा है कि V1 और V2 इक्वल है, पोटेंशियल सेम है, तो पहले स्पेयर का आएगा के Q1 अपॉन R1, और यहां से के Q2 अपॉन R2। के ने के को कैंसिल किया, और आप यहां से Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। क्लियर है यहां तक। हमें चाहिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। सिग्मा होता है बच्चों Q अपॉन ए, तो सिग्मा 1 की जगह Q अपॉन A1, और नीचे Q अपॉन A2 को उल्टा कर दो, नीचे है इस वजह से, और सारी वैल्यू जमाइए। Q1 अपॉन Q2 तो आप एक साथ ले लीजिए, A2 4 पाई R2 का स्क्वायर, और A1 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई ने 4 पाई कैंसिल कर दिया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, Q1 अपॉन Q2 की जगह तो आप R1 अपॉन R2 जमा दीजिए,
और ये R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, R1 ने R1 मारा, R2 ने R2 मारा, तो जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकल करके आया वो आया R2 अपॉन R1। कैसे भी कर लीजिए आंसर वही आएगा। दो मेथड हैं इसके, दोनों आपके सामने हैं और दोनों ही तरीके बहुत ईजी हैं, ठीक है ना। नोट करो चलो इसको जल्दी से। यह है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम अगले क्वेश्चन की। साफ कर लो इनको, इसको लिख लो एक बार, फिर इसको साफ करता हूं मैं, ठीक है। जल्दी नोट करिए चलो। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए चार्ज ऑफ प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लीजिए आप, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड दिस इज ओरिजिन ओ। तो यहां इसने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर रखा हुआ है ओ पर। क्लियर है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए कोमा 0, फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों स्मॉल ए कोमा 0, तो देखो इसमें बाई कोऑर्डिनेट 0 है, जब बाई कोऑर्डिनेट 0 इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये पॉइंट तो हो गया स्मॉल ए कोमा 0। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है ए वाई रूट 2 एंड ए वाई रूट 2, दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंस में होगा ए वाई रूट 2 एंड ए वाई रूट 2। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट लेट्स सपोज बी। बिल्विन बोल्ट क्वेश्चन क्या था वो समझ में आया आपको। ऐसा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, उसके ओरिजिन पर एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट है 1,0, दूसरा पॉइंट है ए वाई रूट 2 एंड ए वाई रूट 2। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों पॉइंटों के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तब निकलेगा जब इनके पोटेंशियल आएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ए का और बी का पोटेंशियल चाहिए। बात करूं मैं ए के पोटेंशियल की, तो ए का पोटेंशियल आएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर से। सोचिए ध्यान से, के कितना है, देखो चलो के को के रहने दो बड़ी थोड़ी देर के लिए, क्यू की जगह 10 माइक्रोकूलम ही आएगा। और रही बात इस डिस्टेंस की, ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूं, याद है ना, दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट x1 x2 और y1 y2 हों, x1 y1 और x2 y2 हों, तो उनमें डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब ये डिस्टेंस निकालूंगा ना, तो a माइनस 0, ये कोऑर्डिनेट 0,0 एक तरीके से a माइनस 0 a स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 स्क्वायर, कुल मिलाकर के ये डिस्टेंस a निकल के आएगी बच्चों। और जब मैं बात करूं इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस भी a ही निकल के आएगी। ध्यान से देखो कैसे, a बाई रूट 2 माइनस 0 कितना आएगा, a बाई रूट 2 इसका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई 2, फिर a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर का रूट a ही आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी स्मॉल a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी स्मॉल a है। तो a का पोटेंशियल भी यही आया। तो ध्यान से देखो b का पोटेंशियल भी यही आएगा। जब a का पोटेंशियल और b का पोटेंशियल बराबर है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो आएगा 0। क्लियर है, नोट करो चलो। ये क्वेश्चन एक बार थ्योरी में वापस से आएगा, एक न्यूमेरिकल है ये अपने बुक में, न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक है, नोट कर लो चलो। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 50 वोल्ट। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो शेप दी है, जो आपको शेप बना के दे रखी है, क्या दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर है, होलो है ना, सही बात है,
हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑफ रेडियस 2 मीटर, इसकी जो रेडियस है सब बच्चों वो है 2 मीटर, ठीक है। एज 50 वोल्ट, सरफेस पर जो इसका वोल्टेज है Vs वो है बच्चों 500 है, सॉरी 500 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द 1.5 मीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम सेंटर विल बी, सेंटर से 1.5 मीटर पर इसका कितना वोल्टेज होगा। देखो ध्यान से देखो, होलो स्फीयर है, हमें निकालना है 1.5 मीटर पर, मतलब इसके इनसाइड। देखो आप जानते हो कि जो होलो कंडक्टर, होलो स्फीयर है, मतलब ये एक स्फेरिकल सेल है। और याद होगा आपको जो स्फेरिकल सेल हैं वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नहीं समझ में आया भाई? जिस शेप की इसने बात की है वो है बच्चों होलो स्फीयर। होलो स्फीयर आता है स्फेरिकल सेल की कैटेगरी में, और स्फेरिकल सेल होते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको याद होगा। होलो स्फीयर जब आपने पढ़े थे याद करो, तो आउटसाइड जो फॉर्मूला आया था वो आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और अंदर जो आया था वो आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इट मीन्स ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो इनमें हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल सेंटर से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। इसलिए जो 1.5 पर वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? 500 वोल्ट। लिख लेना इसको, कि लिख लेना, मैं आंसर लिखाऊं, लिखो वी नो दैट, थोड़ा लैंग्वेज लिख लो चाहो तो आप इस तरह से लैंग्वेज लिखिए, वी नो दैट होलो स्फीयर are equipotential surface. We know that hollow sphere are equipotential surface. Hollow sphere are equipotential surface. So voltage will be 500 volt. Voltage will be 500 volt. ठीक है बच्चों, बाकी अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसको नोट कर लो आराम से, स्क्रीन पॉज करो और बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से इसको पूरा नोट कर लो। क्लियर है? चलो ठीक है।